मित्रों, आज हम लोग मॉडल पेपर जो था जुलाई में हुआ था उसका हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितना सॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बता दें आप लोगों को, सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, जो निर्देश इसमें दिया है, जो हम लोग बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे। पहला करा ओमआर उत्तर प्रश्न परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिका के अंदर रखा गया है, जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तभी इसको खोला जाए। तो जो इसमें निर्देश दिए हैं, इस निर्देश को अच्छे से पालन करके पढ़ लिए और उसके बाद उत्तर देंगे। तो इसमें कह रहा है, इसमें 5 गो क्या है भागों बांटा गया। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण, भाषा 1 हिंदी, भाषा 1 अंग्रेजी है। जो आप लोग भाषा चयन करते हैं उसमें ये दिया रहता है। इसमें नाम हम भर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 1 में हमारा बाल विकास है। क्या है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन किसका कितना सही होता है। आप लोग बताते रहिएगा, देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर, व्यापक और मूल्यांकन का समर्थन करता है। इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा व्यापक या कौन सा निरंतर या व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। पहला है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम पोर्टफोलियो, या मानकीकृत उपलब्धि पोर्टफोलियो परीक्षण, या मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही है। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्लियर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अभिकथन है और क्या है? कारण है। 2 चीज है। तो पहला हमारा, शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण क्या है? इसका कारण दिया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता में बाधित है। तो हमको बताना है विकल्प ए, विकल्प बी या विकल्प सी, या 1 2 3 4 में से कौन सा विकल्प क्या होगा? सही होगा। तो पहला का ए, पहला हमारा कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। तो देखेंगे कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते इस समय लगातार अपने स्वयं की दृष्टिकोण से पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ये तो सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता में बाधित नहीं, बाधित है। इसका तो इससे कोई भी से लग नहीं रहा है, यानी ए और 2 नहीं सही है। ए और दोनों सही है, ए और दोनों सही हो सकता है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3 है, क्या कहता है, गणित, क्या गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते समय अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराता है? किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को, या योग्यता के अभाव को। यानी तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर होगा योग्यता का अभाव बेचारे में, तभी तो इसको नहीं समझ पा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, लेवायस्की के सिद्धांत के अनुसार, लेवायस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक दृष्टिकोण है? बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर को पूरी तरह असंबंधित हो। छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना हो। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, या छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित हो। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? सही है। छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सबसे अधिक अच्छा वर्णन करता है? 5वां बताना है कौन सा है।
शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। दूसरा, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हल पर छोड़ देता है नहीं। शिक्षक क्या है? एक कुशल शिक्षक क्या है? एक कुशल का एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, सुविधा देता बच्चों को, ये काम करो, ये काम करो, उनके सवालों को हल करता, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा निहित है किसमें? हावर्ड गार्डनर की किसमें है? या छठा बताइए। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझने और संसाधित करते हैं। दूसरा है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। या तीसरा है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम है। या बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। यानी छठवां का बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। छठवां का ऑप्शन क्या होगा, कौन सा सही होना चाहिए? सेकंड वाला सही होना चाहिए। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की अलग अलग क्या होती हैं? पकड़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के स्तर में विकास के अनुसार है? बताना है। सातवां का आंसर बताना क्या होगा? क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया। ये चारों ऑप्शन से कौन ऑप्शन सही होना चाहिए? सबसे पहले क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद दिमाग में छवि बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? संकेत करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आते हैं 8वां प्रश्न क्या करता है? फिर से कथन अभिकथन और कारण है। 8 नंबर का प्रश्न है अभिकथन और कारण। कह रहा है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी सुनिश्चित शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। कारण क्या? संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे के जटिल संबंधित हैं। तो पहला कह रहा है विकल्प है ए और दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता नहीं, पहले वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। हम नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 9। कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। 9 नंबर का हमको बताना आंसर कौन सा होगा? इसमें से 9 नंबर का आंसर बताना है मित्रों, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो 9 नंबर का आंसर होगा हमारा कौन सा? हाँ, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट 10वां, ले वायस्की कहा, ले वायस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? ले वायस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? 10 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, 10 नंबर का आंसर होगा कौन सा? अनुकूल की प्रक्रियाएं या आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा, संतुलितीकरण की प्रक्रिया द्वारा, या खुद को पुनर्वर्ण के उपयोग द्वारा। ये 10 नंबर का आंसर बताना कौन सा होगा? 10 नंबर का आंसर क्या होगा? आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट हम प्रश्न हमारा है 11 का प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह रहा है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? इसमें से बताना कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन होगा व्यापक विधि, या दूसरा ऑप्शन सही होगा वीडियो दिखाना, या तीसरा होगा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, या चौथा है निर्देशित खोज। 11वां का ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। 11 का आंसर होना चाहिए निर्देशित खोज, निर्देशित खोज। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो 12 नंबर का प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? बताना। पहला ऑप्शन रटने व दोहराना, दूसरा स्मृति सहायता विधि, तीसरा संकल्प चित्रण या विस्तृत दोहराव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होना चाहिए?
12 नंबर का ऑप्शन होगा पहला, रटने और दोहराव के लिए, रटने और दोहराव के लिए ये तकनीक नहीं है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किया गया आलोचनात्मक सोच प्रश्न की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें से है, यह खुला प्रश्न और कई स्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। दूसरा, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तीसरा, चौथा कहता है यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान का कौशल को बढ़ावा देता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, बताइए। 13 नंबर का ऑप्शन होगा सेकंड वाला, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा आ गया 14 नंबर का प्रश्न आ गया, फिर से अभिकथन और कारण लेकर आ गया। 14 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन क्या कर रहा है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण क्या कर रहा है, कक्षा में समता केवल मानवकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। हाँ, अब बताना सही विकल्प करके बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये वाला दोनों सही है, नहीं ये दोनों तो सही नहीं हुई। जब ये आर की सही व्याख्या करता है, ये वाला तो ऑप्शन पहले नहीं कहोगे, निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करता है। अब दूसरी बात कर रहा है, ये आर दोनों सही है, नहीं अभी तो यार दोनों सही नहीं हम बताए हैं, दोनों नहीं सही है। हाँ, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है आर गलत है। बी व सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन स्ट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है। वह उस कुत्ते को कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, यानी जीन पियाजे के अनुसार किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अहत केंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण या समायोजन। इन चारों ऑप्शन में से 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, इसे समायोजन है, इसे क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, समायोजन है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता पूरी तरह से व्यक्ति की का निर्धारण करता है। क्या आनुवंशिकता व्यक्ति क्या निर्धारित करता है, इसमें हम बताना क्या चीज होगा। इसमें ऑप्शन है सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता या सीखने की शैली। आनुवंशिकता पूरी तरह किस पे व्यक्ति पर किस पर निर्भर होती है, 16 नंबर का बताना है किस पर निर्भर करेगी, उसके सेक्स लिंग पर निर्भर करेगी कि लड़का होगा या लड़की होगा। नेक्स्ट फिर से आ गया अभिकथन, 17 नंबर का अभिकथन और कारण करा है। 17 नंबर का कर, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात तो सही है, ये क्या है, सही है बात, ये बात हमारी सही है। नेक्स्ट कारण क्या बता रहे हैं, कारण कह रहे हैं बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, यानी ये दोनों सही हैं, यानी ये दोनों बातें सही, यानी ये आर दोनों सही और ये आर की सही व्याख्या करता है। पहले वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, दोहराव या बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, स्वलीन क्रम विकार की या अधिगात्मक विकलांगता की या ध्यान न्यूनता की या मस्तिष्क पक्षाघात की। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो 18 नंबर का प्रश्न क्या होगा, हाँ 18 नंबर का होगा स्वलीन क्रम विकार की, स्वलीन क्रम विकार की। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय प्रक्रिया में शामिल महसूस करते हैं तब उन्हें क्या करना चाहिए, यानी अधिगम प्रक्रिया और इसमें महसूस करते हैं। पहला ऑप्शन है गतिविधियां उनके संदर्भ में संवादित है, अधिगम का बल दोहराव उठने पर है। तीसरा क्या है, शिक्षार्थी को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। तो चौथा क्या कह रहा है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया और नकारा जाता है। इन चारों ऑप्शन में बताना है
कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बताइए मेरे मित्रों, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, फटाक से बताइए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न है, गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में होती है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में होती है। नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी। दूसरा है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। या तीसरा एक जैसे दिखने वाले अक्षरों में वर्ण को लेकर भ्रम होता है। या चौथा मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्ध होती है। यानी 20 नंबर का प्रश्न का आंसर बताना है, इस चारों आंसर में कौन सा आंसर होगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का आंसर होगा एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्ण में लेकर भ्रम होता है। नेक्स्ट 21 नंबर है, ऐसे बच्चे क्या है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अवमूल्यन किया, आमतौर पर उनके विकास की देरी बाध्य उत्पन्न करने और पुनर्वास के बावजूद विकास में कुछ क्षेत्रों में सुधार अधनिष्ठ होने की संभावना, यह अवैध विकास तारावड़ी समर्थन के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कहलाती है। इसमें से ऑप्शन है चारों ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निरात्मक अवधि, सहज काल, मूल काल या संवेदनशील अवधि। इन चारों ऑप्शन में बताना 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन आपका संवेदनशील अवधि, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकालिक सम्मानीकरण क्या होना चाहिए, यही बताना हमको इसके बारे में। क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर है। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है या तीसरा ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में सबको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव या जेंडर पहचान या जेंडर प्रारूप। इन चारों ऑप्शन में 22 नंबर का बताना, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का, एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए बताना हमको। पहला ऑप्शन है इसमें से एक विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। दूसरा सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंचा और कक्षा में क्रिया में शामिल हैं। तीसरा है विशेष बच्चों की जरूरतमंद और आश्रित रूप से देखा जाता है। और चौथा है सभी बच्चों में समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा अपनाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 23 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चों की कक्षा में गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। ये क्लियर है। अब हमारा आएगा 24 नंबर का प्रश्न है, करा है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताना है। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पहला ऑप्शन है इसमें छात्रों को प्रकृत्यात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। या दूसरा ऑप्शन करा छात्रों को ज्ञान समझ कौशल आकलन करने के लिए। तीसरा हमारा ऑप्शन है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। या चौथा है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। 24 नंबर का चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता 25 नंबर, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पहला अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अगलाव में होता है। दूसरा अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। तीसरा अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया जो केवल आलोचनात्मक के माध्यम से होता है। चौथा अधिगम का अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से 25 नंबर का बताना कौन सा सही होगा, हाँ चौथा ऑप्शन सही है,
अधिगम का अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्लियर है। अब 26 नंबर का अभिकथन और कारण आ गया। अभिकथन और कारण देखते हैं कौन सा है। कारण, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और वाक्य बोलना शुरू कर देते, अन्य 20 महीने की उम्र में ऐसा नहीं कर पाते। कारण, विकासात्मक प्रतिमान की ओर सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प बताना है, कौन कौन होगा बताना है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी करता नहीं, पहले और आसान इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। बच्चों में लंबाई और वजन वृद्धि किसका उदाहरण है। मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावनात्मक या संज्ञानात्मक परिवर्तन। इन चारों ऑप्शन बताना। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, मात्रात्मक परिवर्तन। क्लियर है। 28 नंबर का प्रश्न है। हेंज की दुविधा क्या है। हेंज की दुविधा पेश किए जाने और अरुणिमा तर्क देती है। कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थायित्व नहीं किया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिक विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता की स्वीकृति, कानून या आंतरिक उद्देश्य या विनिमय। इन चारों ऑप्शन में बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर का बताना है। 28 नंबर का ऑप्शन का आंसर होगा नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिकता। ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता को जोखिम से मुक्त होते हैं, या दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं। तीसरा है प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। चौथा है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नति से सीखते हैं। यानी चारों ऑप्शन में 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 29 का ऑप्शन चौथा है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। अब आता 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, दूसरा है संरक्षण अमूर्त चिंतन, तीसरा नकल और प्रतिवर्तिता, चौथा है प्रकृत्यात्मक खेल और जीववाद। इन चारों ऑप्शन में से बताना है 30 में से कौन सा ऑप्शन सही है। इन सबसे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है चारों में से। पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा वाला प्रतिक्रियात्मक खेल और जीववाद। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का हम देखते हैं। गणित का कहते हैं। गणित की कक्षा में विद्यार्थी में व्यक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं है। कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है योगात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक आकलन, नैदिनात्मक या समाक्षी आकलन। चारों ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना है, पहला ऑप्शन योगात्मक आकलन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। संख्या चार्ट या ये डायनेमिक्स चार्ट, टेलर या ग्राफ पेपर। इन चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 32 का बताना है। हाँ, 32 का दूसरा है डायनिक ब्लास। ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। और कौन है, हाँ केवल बी ही सही है। इसमें केवल बी ही सही है, डायनिक ब्लास। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न आता है 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है 33 नंबर के प्रश्न में एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशत छूट पर आधारित
प्रश्नों पर हल करते रहें। एक प्रश्न विद्यार्थियों को प्रोत्साहित मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिल के मूल्य पर परिकलन करने कर सकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों का मूल्य का परिकलन करता है और फिर भी उसमें 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि है। कौन सी विधि है इस प्रयोग द्वारा, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है इसमें सही, क्या है, सही तथा यह छूट एवं मूल्य का परिकलन करने की एकमात्र तरीका है। दूसरा है प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति है। तीसरा है गलत है क्योंकि उन्होंने कुल प्रश्न में 8% की जगह 16% कर दिया। चौथा है गलत है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुल में से 16% काट दिया बजाय 16% के मूल्य को औसत से। इसमें चारों ऑप्शन में से बताना कौन सा ऑप्शन 33 का सही होगा। 33 का ऑप्शन होगा सी गलत है क्योंकि उन्होंने कुल में से 8% की जगह 16% छूट काट दी। यही वाला ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आता है कौन सा 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या है। कह रहा है एक सवाल हमारे पास आ गया, 1/9, 1/21, 3/7, 12/1 अवरोही क्रम में लिखना है। इस क्रम में अवरोही क्रम में हमको लिखना है 1/9, ठीक, 1/9, 1/21, 3/7, 12/21 के क्रम में हमको लिखना है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 34 का ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला। 3/7, 12/63, 1/9, 1/21 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कितना, प्रश्न नंबर 35। करण निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित की योग्यता के योगदान को प्रतिबंधित करता है। पहला ऑप्शन है इसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित संप्रेषण। दूसरा प्रश्न हमारा पॉइंट है रोजगार के भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलन तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। अब आता तीसरा नंबर है दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। अब नेक्स्ट है चौथा छोटे समूह वाले ऐसे खेलना जो गणितीय कौशल व अवधारणाओं पर आधारित है। अब बताना 35 वाले ऑप्शन में इनमें से कौन सा सही होगा। 35 वाले ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन है सही हो जाना चाहिए क्योंकि विवादित प्रश्न है। नेक्स्ट आएंगे 36 नंबर। निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला में विशेषताओं को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है यह अनौपचारिक अन्वेषण द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। दूसरा है बी यह प्रयोग के द्वारा गणितीय प्रयोगों को सिद्ध करने में अवसर प्रदान करती है। या सी हमारा तीसरा ऑप्शन है यह एक्सचेंजर बनाने, उनकी जांच करने और देख पैटर्न पर सामान्यीकरण के अवसर प्रदान करती है। डी इसका उपयोग विद्यार्थी के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए किया जाता है। बताना 36 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए होगा, बी होगा या सी होगा। बताना आप लोगों को ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताना मेरे मित्रों कौन सा 36 नंबर में कौन होगा सही। सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है 1 करोड़ है, 1 करोड़ किसके बराबर है। 37 नंबर का बताना है 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। नेक्स्ट पाई चार्ट दिया, करा दिन दिया, मरीजों की संख्या दिया। इस तालिका के आधार पर कथन को हमको बताना है। इस तालिका के आधार पर हमको कथन को बस समझाइए कौन सा होगा। इसमें बताना, इस कथन के आधार पर हमको बताना है क्या होगा। ठीक, और 30 नंबर देख लीजिए, करा संवाद करा आंकड़ों का परिसर 27 है, या आंकड़ों अधिकतम दिनों में मरीजों की संख्या 30 है, या करा सोमवार बुधवार को मरीजों की संख्या कितनी है, ये बताना हमको। ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, आंकड़ों का परिसर क्या है 27 है। कितना है
आंकड़ों का परिसर क्या है? 27 है। गलत बताना, कौन सा कथन गलत है? हाँ गलत 30 है, 27। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञों को संगणनात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? रामानुजन, भास्कराचार्य, बारामीहीर या आर्यभट्ट? 1, 2, 3 में बताना इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 39 का सही होगा। 39 का ऑप्शन 3 फर्स्ट वाला होगा, एक और तीसरा रामानुजन और बारामीहीर को, रामानुजन और बारामीहीर को। अब आता है, हाँ, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 kg। एक अंडे का द्रव्यमान कितना है? 65 है। 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा? एक अंडे का 12 ग्राम है तो 2 दर्जन 12 गुना 24, 24 को हम 65 से भाग देंगे तो कितना आएगा भैया बताइए? 40 नंबर का आंसर कितना होगा? हाँ, 1 दशमलव कितना होगा? 1.56 kg। 65 में गुणा करेंगे 24 का तो आ जाएगा 1.56 kg आ जाएगा। नेक्स्ट, 41 नंबर का प्रश्न है, सौम्या ने 13/01/1992 को नौकरी करना प्रारंभ किया तथा 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्त के लिए उसने नौकरी की अवधि कितनी थी? हाँ भैया, 41 नंबर का बताइए कितने साल अवधि की? 3 वर्ष 10 माह 19 दिन या 30 वर्ष 9 माह 18 दिन, 31 वर्ष 2 माह? चारों ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा 41 का। हाँ, 41 का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 30 वर्ष 10 माह 19 दिन। हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, इसमें से 1992 यहाँ लिख देंगे। 1992 से घटाएंगे तो 92 से 1992 से घटाएंगे, 13 में से 9 जा, 13 में से 9 जा, 13 में से, हाँ 3 में से 2 जा तो कितना? 1 बचा। 13 में से 2 जा कितना बचा? 1 बचा। उसके बाद 12 में से 9 जात कितना बचा? 3 बचा। 31 कितना हो जाएगा? 31 कितना हो जाएगा? 31 हो गया। हाँ 41 का, सॉरी हम 41 का थर्ड करें, 41 का होगा तीसरा हो जाएगा, 41 का थर्ड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 31 वर्ष 2 माह 19 दिन आएगा। 31 वर्ष 19 दिन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक त्रिभुज के 2 कोण 50 और 30 है। त्रिभुज की तीसरी कोण क्या होगी? दोनों को जोड़ लेंगे। 50 30 80, 180 में 100 घटा देंगे, 180 में 100 घटा देंगे, पहला ही ऑप्शन अब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 42 का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आएंगे 43 का। कह रहा है बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीसी 2022 में अमूर्त गणितीय अवधारणा के मिश्रण के निम्नलिखित घटकों का प्रकाश डालिए। पहला कौन सी है? हाँ, प्रकाश डालिए। पहला है लिखित चिन्ह, अनुभव या बोल चाल भाषा या अनुभव या चित्र। इन चारों ऑप्शन बताना है। 43 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चित्र। 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन कौन है? हाँ, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी से सी, सी से डी, डी से ए। पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। पहला नंबर क्या होगा हमारा? अनुभव होगा, पहला अनुभव होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? पहला अनुभव होगा, दूसरा क्या होगा? बोल चाल करेंगे, दूसरा बोल चाल करेंगे। फिर डी आएगा, चित्र बनाएंगे, तीसरा हो जाएगा आएगा, तब लिखित चिन्ह बनाएंगे। यानी 1 2 3 4 इस प्रकार हम चिन्हित कर सकते हैं। अब 44 आ गया। 44 का बताना कौन सा ऑप्शन कौन से किससे मिलान होगा? 44 का बताएंगे मेरे मित्र फटाक से, कौन सा होगा 44 का? हाँ, 44 का क्या होगा? ए का सामपट एक फलक है, एक तल का एक भागनी। पहला यहाँ से हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एक रेखा कहाँ जाएगी? एक की निश्चित लंबाई नहीं होती, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती बात है। एक किरण के लिए, एक किरण क्या है? हाँ, एक अंत बिंदु, किरण का अंत बिंदु होता है, सही है। एक रेखाखंड के 2 अंत हो सकते हैं। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 45 नंबर का है। कह 45 नंबर का हमारा आंसर है क्या चीज? 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर किसके बराबर है? ये हमको बताना है।
45 नंबर का आंसर क्या होगा? 45 नंबर का आंसर होगा 2280। क्या होगा? 2280। 2280 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 46 नंबर का है, एक्स वाई का रेशियो है पी क्यू के बराबर है तो कौन सा सत्य इसमें होगा? बताना। 46 नंबर का आंसर कौन सा होगा? 46 नंबर का आंसर होगा डी, ए बी सी तीनों सत्य है, यानी ए बी सी तीनों का हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अब आता है 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है 47 नंबर के प्रश्न में बताना कौन सा आंसर सही होगा। 47 का प्रश्न हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर का प्रश्न है, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य असत्य है, ये हमको बताना है। फटाक से बताना कौन सा आंसर सही होगा। बताइए मेरे मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 नंबर का ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल बी। क्या हो जाएगा? केवल बी। अब 49 बताएंगे। 49 का प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कथन और सही विकल्प बताना है। कह रहा कथन क्या कह रहा है? गणित उन स्तरों में पदाक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित के लिए निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सही है? पूर्णांकों की अवधारणाओं को संख्याओं के गुणन की अवधारणा विकसित करना, या तरह गुणन योग अनुपात को पालन विकसित करना, या संख्या बोध के व्याकरण को अवधारणा गुण विकसित करने की आवश्यकता होती है। इन तीनों ऑप्शन में बताने ए बी सी में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 49 नंबर का बताना कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही है। 49 नंबर का बताइए मेरे मित्रों। हाँ, 49 नंबर का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 49 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है 50 का 12,1310 किसके बराबर है? बताना है 12,1310 किसके बराबर है, ये हमको बताना है। 50 नंबर का बताना है। 50 नंबर का क्या हो जाएगा? 13,320 के बराबर है। 13,320 के बराबर। 51 कह रहा है समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका कौन है? शिक्षिका अदिति क्या करती है? एक रैखिक समीकरण का बनाती और पूछती है आगे अगर हल दिया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? कितने समीकरण आप बना सकते हैं? बताना है। दिया है तो कितने समीकरण बना सकते हैं? कितना? एक समीकरण या दो? कोई समीकरण नहीं, कई समीकरण या दो समीकरण? बताना है कितना बन सकता है अगर हल दिया हो तो। 51 का बताना है। 51 का आंसर क्या होगा? हाँ, 51 का कई समीकरण हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई समीकरण हम लोग बना सकते हैं। 52 कक्षा 2 की अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रिया में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? बताना है। इसके में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें बच्चों को अनौपचारिक रणनीतियों को विकसित करने की क्षमता विकसित होती है। दूसरा, इसमें बच्चों का अनुमान लगाने की क्षमता विकसित होती है। या तीसरा, इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने में क्षमता विकसित होती है। यानी हमारा बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 52 नंबर का बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? 53 नंबर आएंगे। गणित के शिक्षिका कक्षा में विविध एवं समृद्ध वक्र अवधारणाओं पर चर्चा करते विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए 4 बिंदुओं के साथ अवधारणा देते हुए प्रक्रिया क्या है? पहला ऑप्शन सभी संरेखी हैं। इनमें से 2 संरेखी होनी चाहिए, उनमें से 3 संरेखी होनी चाहिए, उनमें से 3 असंरेखी होनी चाहिए। बताना हमको 53 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगी। 53 नंबर का ऑप्शन सभी संरेखी होंगी। मुख्य उपागम जिनकी सलाह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार होती है, इन्हें बताना क्या है? शिक्षावाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद, रचनात्मकवाद। 54 का बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? रचनात्मकवाद का आंसर सही होगा। अब आता है 55 नंबर का प्रश्न। क्या कहते हैं? बताना इसमें विलुप्त जो है वहां पे क्या चीज होगा। विलुप्त जो है वहां पे क्या चीज होगा? 55 का बताना है। 55 का हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 61 का हो जाएगा। 61, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 3 का अंतर है।
तीन तीन का अंतर है। 43 देखेंगे विषम संख्याएं बता रहा है। विषम संख्याएं इसमें आ रहा है जो अभी क्या है आर नंबर प्राइम नंबर उसको बताना है जो किसी से कटे नहीं। 56 है। 56 का आंसर क्या होता है देखते हैं। करा गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों के अवधारणा समझाता है, उससे अनुभूति होती है कि कैंची को समझने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण क्या होनी चाहिए। 56 का बताना है। तब सिर्फ अभिमुख कोण के बारे में बताएंगे या कोणों के रैखिक में या संगत कोण या एकांतर कोण के बारे में बताते हैं। यानी ए बी सी में से 56 में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 56 का ऑप्शन क्या होगा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 57 है। राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तन में तारपीन का तेल है। उसमें से 5 वाले 10 बर्तन, 2 वाले 10 बर्तन, बाकी एक वाले बर्तन भरा एक वाले बर्तनों की संख्या हमको बताना है। 57 का आंसर क्या होगा। 57 का आंसर क्या होगा भैया। 57 का आंसर होगा 30 का होगा 30। निम्नलिखित में से किस अक्षर को कोई सममिति रेखा नहीं होगी, यानी सममिति जिसमें बीच में से काटा जाए नहीं कोई बनेगा बताना है। 58 का बताना कौन सा होगा। 58 का पहला होगा यल की कोई सममिति नहीं होगी। अब बताना 59 का आंसर क्या होगा। 59 का आंसर क्या होगा भैया। 59 का बताना आंसर क्या होगा। हाँ 7 गुणा स्टार दिया है इसके जगह तो x की जगह क्या होना चाहिए। x की जगह क्या होगा बताइए मेरे मित्रों। 59 x की जगह क्या होगा 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए 5। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न 60 का हम देखेंगे क्या है। अंकों में इतने के बीच कौन सी वर्ग 6 अंकों की सब अंतर क्या होगा बताना। 60 वाला इनके के बीच क्या होगा। 60 का आंसर क्या होगा पहला होगा 86,1741 से आंसर होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक धन्यवाद मेरे मित्रों।